प्रिय विद्यार्थियों, यह बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला की कक्षा है। इस कक्षा में आज हम हमारे सेकंड पेपर सैद्धांतिक पेपर, जिसका नाम भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास है, इस पेपर में आपके अलग अलग विषयों को, चित्रकला से जुड़े विषयों को इसमें संग्रहित किया गया है। और जो हमारा पहला चैप्टर है वह है प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक कला, जैसा कि नाम से ही लगता है, प्राग प्लस इतिहास, इतिहास से पहले, इतिहास से पूर्व की जो कला है उसे ही प्रागैतिहासिक कला कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रागैतिहासिक होता क्या है, या उसकी सही परिभाषा क्या है, जिससे कि समझ में आ जाए कि ये जो समय काल है वह प्रागैतिहासिक है और यह जो समय है वह इतिहास है। तो जैसे कि विद्वानों ने बताया है कि अगर हमें बीते हुए कल के बारे में कोई लिखित प्रमाण और कोई भौतिक प्रमाण दोनों मिलते हैं तो वह समय इतिहास की श्रेणी में आएगा। जैसे कि मान लीजिए पुराने समय में महाराणा प्रताप हुए हैं, तो उनके समय के महल, उनके समय के अस्त्र शस्त्र आदि हमें प्राप्त होते हैं, वो भौतिक रूप हैं उसके इतिहास के। और दूसरा लिखित, उनके समय की जो हमारे पास जो किताबें, उनके बारे में जो साहित्य लिखा गया है उस समय का, वह उस इतिहास का लिखित प्रमाण है। तो जब हमें लिखित और भौतिक दोनों प्रमाण मिल जाते हैं तो हम उसे इतिहास कहते हैं। और अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। ऐसा समय, ऐसा इतिहास जिसके केवल एक प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, या तो भौतिक या फिर लिखित। तो जिसके केवल एक प्रकार के प्रमाण प्राप्त हों उसे हम प्रागैतिहासिक कहेंगे। जैसे कि हमारा जो ये आदि मानव का काल है, आदि मानव का समय है, आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व या उससे भी पीछे की जो समय काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि हमें केवल उस समय के आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार, बर्तन आदि ही प्राप्त हुए हैं। इससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता, या कुछ हल्की सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु लिखित प्रमाण किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं होता। किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उस समय को प्रागैतिहास कहा जाता है। अब एक समय काल और रह जाता है जो प्राग इतिहास और इतिहास के मध्य का है। उस समय को हम सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे सर उसे इतिहास भी नहीं और प्रागैतिहास भी नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस समय के हमें पूरे के पूरे नगर, बर्तन, मृण पात्र, मृण मिट्टियाँ सब प्राप्त होती हैं, पर लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। परंतु उन लिखित प्रमाणों को, उन लिपियों को आज तक विद्वानों द्वारा समझा नहीं गया है, इसलिए उसे इतिहास से पूर्व और प्रागैतिहास के बाद के समय के अंदर रखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इतिहास क्या है और प्रागैतिहास क्या है। अब हम हमारे
मूल टॉपिक प्राक इतिहास पे वापस आते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने समय काल पहले या फिर उसकी स्थिति क्या रही, किस प्रकार से पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से अलग होकर हुआ, फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उस पर जलवाष्प पैदा हुए, फिर पानी उत्पन्न हुआ, फिर पानी से उत्पन्न होने वाले कीट पतंगे मछलियाँ जानवर पैदा हुए, और कैसे फिर वो श्रेणी चलती गई, वो क्रम चलता गया और लास्ट में मानव का रूप निकल कर आया, जिसे हम वन मानुष आदि मानव कहते हैं। वह आदि मानव आज के मानव का ही पुराना रूप है और हम जो हैं उसका सुधरा हुआ रूप है। तो जब हम उस समय का अध्ययन करते हैं तो बहुत लंबा समय था वो, तो उस समय को हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से कुछ भागों में बांट लेते हैं और उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहा जिसे हम सभी पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और हम उस पाषाण काल के ही बारे में ही अभी चर्चा करेंगे और उस पाषाण काल को हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त करेंगे। तो वो 3 भाग कौन से हैं वह मैं बता देता हूँ। वे 3 भाग हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, या उसका एक अन्य नाम है मेगालिथिक एज, जो कि जिसका समय काल माना जाता है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक। मतलब इस समय जो भी घटनाक्रम हुआ उसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मतलब पाषाण काल के प्रथम भाग या पहला भाग। फिर आता है उसके बाद का मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, जिसे 25,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। और उसके बाद जो समय आता है उसे कहते हैं उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज। यहाँ लिथिक शब्द का तात्पर्य पत्थर से है, पाषाण से है। तो उत्तर पाषाण काल मतलब पाषाण काल के अंतिम चरण, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 3,000 ईसा पूर्व तक चलता है। अब इस समय जो भी सामग्री प्राप्त हुई हम उसे पाषाण काल के अंतर्गत ही रखते हैं। चूँकि हम चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो हम इस समय काल में केवल चित्रों का अध्ययन करेंगे। वहाँ से क्या बर्तन, वहाँ से क्या औजार, वहाँ से क्या मृत भांड वगैरह, जो भी हथियार वगैरह प्राप्त हुए उनके बारे में हम अभी तो फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि उस समय चित्र कब कब बने, कैसे कैसे बने, किस प्रकार बने, उन चित्रों में क्या था क्या नहीं था, ये सब चीज़ें, ताकि हमें हमारा चित्रकला का इतिहास पता चले और हम उसका जो विकास हुआ है उस विकास रूप को समझ पाएँ। तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ चित्र दिखा रहा हूँ। आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसका टाइटल हमने दिया है घुड़सवारों का चित्रण। आपको दिख रहा होगा कि ये कोई गुफा की दीवार या कोई चट्टान की दीवार है, जिस पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ मानव आकृतियाँ कुछ जानवरों के ऊपर, ये जानवर तो आप पहचान ही गए होंगे, ये घोड़े का रूप लग रहा है, घोड़े का आकार लग रहा है। तो एक घुड़सवार हैं, घोड़े पर कुछ हाथों में भाले, तलवार या जैसी कुछ चीज़ लेकर चल रहे हैं। तो संभवतः है, और उनके जो हाथों की मुद्रा है, भाले ऐसा लग रहे हैं जैसे चलाने वाले हैं। तो इनसे लग रहा है कि ये कुछ आक्रमण करने की मुद्रा में है, या तो शिकार करने जा रहे हैं या किसी एक कबीले से दूसरे कबीले पे हमला करने जा रहे हैं, कुछ इसी तरह का। तो इसमें जब आप देख रहे हैं चित्र को तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? पहले जो दिखाई दे रहा है वह समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ जानवर जो हैं वो
यहाँ लास्ट में देखिए, यहाँ पे इसमें एक घोड़ा जो है, सबसे पीछे वाला घोड़ा, यह लगभग चौकोर आकृति को थोड़ा सा सही करके बनाया गया है। उसके सामने जो आकृति खड़ी है, मानव आकृति, ये लगभग डमरू नुमा आकृति है, मतलब लकीरों से ही बनी हुई है। लगभग बाल कला के समीप है। बच्चे जो काम करते हैं, बच्चे जो कला करते हैं, लगभग उसकी जैसी ही कला है ये। आगे के जो घोड़े हैं वह सब भी इसी में चौकोर आयताकार भाग को ही और सुंदर उत्कृष्ट रूप करके उसका बनाया गया है। पर उस समय का चित्रकार इतना कुशल था कि वो चित्रों में गति दिखाना सीख गया था। गति से मतलब कि घोड़े खड़े हैं या गतिमान हैं। आप कहेंगे सर ये तो गतिमान है। गतिमान कैसे हैं? क्योंकि उस चित्रकार ने इनके पैरों को आगे पीछे गतिमान मुद्रा में दिखाया है। देखिए आप, दिख रहे हैं? तो यह छोटी बात नहीं है। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है चित्रकार की कि वह ये सब कुछ सीख गया था। और यह प्रागैतिहासिक चित्रों में काफ़ी बाद का चित्र या काफ़ी बाद का चित्र माना जाना चाहिए। यह भीमबेटका से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में गुफा है। ये देखिए, मानव आकृतियाँ नुमा है और बाकी सभी आकृतियों में कलर नहीं है। लगभग सभी आकृतियाँ खाली हैं और कुछ आकृतियाँ ही पूरे रंग से भरी गई हैं। तो ये पूरे रंग से क्यों भरी हुई हैं? इनसे हम जो इतिहासकार होते हैं, कई इतिहासकार हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि पूरा भरा गया है तो शायद ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक घोड़े के चारों ओर कुछ डिजाइन बनाई गई है तो शायद ये महत्वपूर्ण होगा या कोई सरदार होगा। इस तरह से हम इनका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इसी में पूरा रंग भरा गया, बाकी में नहीं भरा गया। चलिए हम दूसरे चित्र की ओर चलते हैं। ये है भैंसे का शिकार। ये एक अलग जगह का है। यह है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का है। इसमें आपको दिख रहा है कि एक भैंसा है, ठीक है। उसका जो आकार है वह लगभग स्थिर मुद्रा में है। मतलब स्थिर मुद्रा में है तो या तो शिकार हो चुका है, क्योंकि वो गति तो दर्शाना सीख ही गया था हमारा आदिम चित्रकार। तो ये स्थिर मुद्रा में मतलब इसका शिकार हो चुका है। और इसमें उसने रंग जो भरा है वो पूरा नहीं भरा है। उसने रेखाओं को ही खींच कर पूरे शरीर में रंग भरने का प्रयास किया है। यह एक अच्छा तरीका है रंग भरने का। और पीछे जो मानव आकृतियाँ ये तो लगभग लकड़ी नुमा हैं, लकड़ी की जैसी हैं, केवल इन्हें स्टिक फिगर बोलते हैं वर्तमान में। तो ये जो लकड़ी नुमा आकृतियाँ ये इस भैंसे के चारों ओर कुछ नृत्य की मुद्रा में है। इसका मतलब भैंसे का शिकार हो चुका है और वह उल्लासित हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं। देखिए एक चित्र और है। यह जो चित्र है इसमें बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी उन्नत तकनीक है। इसमें हाथ के छापे से दिख रहे हैं। यह चित्रकार ने किस प्रकार बनाया है? आदिम चित्रकार ने, इसमें आदिम चित्रकार ने हाथ को दीवार पर रखा है, चट्टान या गुफा की दीवार पर रखा है और दूसरे हाथ से रंग का पूरा मुट्ठी में रंग का बुट्टा भरकर उसको हाथ पर दे मारा है। तो हाथ पर जहाँ दे मारा और जहाँ हाथ खाली रह गया, हाथ छपा रह गया, वह स्थान हाथ का स्थान दिखा रहा है और बाकी जो रंग है वहाँ रंग लग गया। तो इस प्रकार से यह छेपांकन तरीका कहा जाता है। रंग को थोड़ा फेंक कर चित्रण करना, छापा के आसपास माना जा सकता है, ये छापा तकनीक है। तो इस तरह से हाथों के चित्र हमारे यहाँ भी बने हैं, विश्व में अन्य जगह पर भी बने हैं, चाहे अफ्रीका हो, स्पेन हो, रूस हो, वहाँ सब जगह, इटली वगैरह सब में इस प्रकार के चित्र बने हैं। एक और चित्र है। मैं सभी चित्र इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हम किस प्रकार की कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उस समय कला का क्या रूप रहा होगा। और आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि आज के चित्रकार ने, आधुनिक चित्रकार ने चित्रकला में कितनी तरक्की कर ली है।
पर हमने शुरुआत कहाँ से की थी? वह शुरुआत प्रागैतिहासिक चित्रकार से होती है। तो इस चित्र में एक भैंसा है, काफ़ी हष्ट पुष्ट भैंसा है, स्थिर मुद्रा में है और पूरा के पूरे उसमें गेरू रंग से भर दिया गया है और इसके बालों को गहरा दिखाने के लिए यहाँ पे कोयले या काजल से काले रंग का भी इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोगों ने देखा ये सब कि किस प्रकार से प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र बनाए हैं। अब इतना तो आप सबको आभास हो ही गया है कि हम किस प्रकार की कला के बारे में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की कला के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारा इस पाठ का तात्पर्य क्या है और हम इसे पढ़कर अपने इतिहास के बारे में कितना कुछ समझ पाएंगे। तो अब अगला जो हम टॉपिक लेंगे वह टॉपिक रहेगा कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का विश्लेषण करने वालों में प्रमुख खोजकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता कौन कौन है। तो यहाँ कुछ लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें एलन हॉटन बॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगार्ड, D.H. गार्डन, F.R. ऑल्चिन और श्रीमती ऑल्चिन और W. एंडरसन और हमारे भारत के मनोरंजन घोष का नाम विश्व विख्यात है। और इन सब लोगों के द्वारा ही भारत में अनेक अन्य स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्रों की या स्थानों की खोज हुई है। तो विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप सब इसे अच्छे से समझें और अपने स्रोतों से इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।